नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली खबर बागपत से। बागपत पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। आपको बता दें, नरेश टिकैत बागपत के बड़ौत में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान राम मंदिर पर बोलते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि वह रघुवंशी और उनके पूर्वजों का मंदिर बना है, लेकिन अभी उन्हें तक न्योता नहीं भेजा गया है। उनके बिना अयोध्या का मंदिर अधूरा लगेगा। इतना ही नहीं, टिकैत ने उपराष्ट्रपति को लेकर भी हुई मिमिक्री पे बोलते हुए कहा, उपराष्ट्रपति पर राहुल गांधी की तरफ से की गई टिप्पणी गलत है, वो ठीक नहीं है। चुनाव तो होते आ रहे, पहले आज़ादी थे, आज़ादी के बाद में भी चुनाव हुए और हम ज़्यादा नहीं हिस्सा लेते। हमें चुनाव में कोई खास फायदा नहीं। हमने 2014 के चुनाव में हिस्सा लिया, जो अपने जीवन में हमने देखा, तो हमने हिस्सा लिया, खुल के हिस्सा लिया। कोई ऐसी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करा हमने, इसमें भी कोई दो राय नहीं, ना हमें कहने में कोई फर्ज है। पर हमें हमारी इसमें ज़्यादा कदर नहीं है, ना कोई सुनाई है ना कहीं कुछ है। कम से कम मिल बैठ कर बात तो हो। जो किसान समस्या है, किसानों की वह है बात, आंदोलन कर रहे हम, किसानों से जुड़े हुए शुरू तक आखिर तक हम किसानों के साथ में। हमें फसलों का बोने कर काटने का पता, किस फसल में हमें नुकसान है, क्या फ़ायदा है। तो किसान टूट से गया, जिन्हें किसी को एक आस छोड़ दी किसानों ने कि भाई इस सरकार में कुछ नहीं होने वाला। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में जनवारी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं, जिसको लेकर जनवारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने अपने कई प्रत्याशियों के टिकट को फाइनल कर दिया है। इस बात से साफ होता नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी और जनवारी पार्टी के बीच कुछ और ही चल रहा है। जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से वो चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी बना रहे हैं। जी संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम टीवी में। धन्यवाद। किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? क्या आप अलायंस के साथ में चुनाव लड़ेंगे या इंडिविजुअल खुद लड़ने जा रहे हैं? किस तरह की तैयारी है आपकी? देखिए, हम 2019 के लोकसभा के चुनाव से ही अखिलेश यादव जी के साथ हैं और अभी भी उनके साथ हैं। हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने तय किया कि मुझे घोसी की लोकसभा का चुनाव लड़ना है और मैं अपनी लड़ने की तैयारी शुरू करा दिया हूँ। अब मैं गठबंधन में हूँ, मैं तो मान रहा हूँ कि मैं हूँ और अभी तक बना हुआ हूँ। अब मैं गठबंधन में हूँ कि नहीं हूँ, ये अखिलेश जी तय करेंगे कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, या गठबंधन से लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे। और अगर नहीं भी लड़ाएंगे तो फिर उसके बाद फिर तय किया जाएगा आगे क्या करना है। वैसे भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी अपनी हर लोकसभा सीटों पर अपनी मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। क्या 2024 का लोकसभा का चुनाव है, क्या इसमें अखिलेश यादव या अलायंस जनवादी पार्टी के लिए कोई सीट निर्धारित कर रहा है या करेगा या नहीं? अब देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, तब भी अखिलेश यादव जी ने मुझे चुनाव लड़ाया था चंदौली से। तो स्वाभाविक है कि 2024 में भी वो मुझे चुनाव लड़ाएंगे और मैं घोसी से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि अभी देखने में आया और कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर अनर्गल बातें करते रहते हैं। तो क्या कहना आपको आपको आप जनवादी पार्टी से हैं और समाजवादी पार्टी से आपका अलायंस है और समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का उनके बयान को आप देखते हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य खुद चुनाव 37,000 वोट से विधानसभा का हारे और हारने वाले आदमी को फिर उन्होंने एमएलसी बनाया और वो आदमी भाजपा को साफ करने की बात कर रहा है। तो पहला अपना घर तो साफ करें। बेटी है भाजपा में और भाजपा की सांसद हैं और वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और वो बात कर रहे हैं कि मुझे भाजपा को साफ करना है। तो ये दोगली बातें तो वो खुद कर रहे हैं, इसे अखिलेश जी को तय करना है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो तो आदमी पूरी भाजपा से ठेकेदारी लेकर के बैठा हुआ है समाजवादी पार्टी को सैद्धांतिक रूप से ख़त्म करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि उसके बोलने से, उनके अनर्गल भाषणबाजी से समाजवादी पार्टी के जनाधार पर फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बड़ा तबका है
एक बड़ा वर्ग है जिसकी भगवान राम और सनातन ग्रंथों पर एक आस्था है और भगवान के रूप में लोग देखते हैं और आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। और अगर वो ऐसे ही बोलते रहे तो मैं समझता हूँ कि वो हम लोगों की पार्टी में और एक गठबंधन में और समाजवादी पार्टी में रह करके वो भाजपा के लिए तो विभीषण का ही काम कर रहे हैं। 2024 में जनवादी किन किन प्रत्याशियों को अपने लोकसभा चुनाव में उतार रही है? ये मैं खुद घोसी लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ, घोसी से लोकसभा का, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनबीर तेवतिया जी अलीगढ़ से और राष्ट्रीय महासचिव बीडी सिंह यादव जी चंदौली लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये हम लोगों ने डिसीज़न ले लिया है और बाकी लोकसभा सीटों के लिए हम लोग 5 तारीख को हमारी स्टेट काउंसिल की बैठक है, उसके बाद तय करेंगे। संजय जी, एक सवाल और आपसे कि समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी में कुछ मनमुटाव देखने को मिला है, तो क्या लगता है कि 2024 में ये मनमुटाव रहेगा, एक अलग थलग होकर आप लड़ेंगे या किसी के साथ और अलायंस करेंगे? अब देखिए, मैं अखिलेश यादव जी से मिल के बात करूंगा, उसके बाद ही कुछ बता सकता हूं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला की। क्षेत्रीय पार्टियों को निमंत्रण नहीं दिया गया है और ना ही अखिलेश यादव को भी अभी दिया गया है, और इस पर एक बयान आया है डिम्पल यादव का। उन्होंने कहा है कि निमंत्रण अगर मिलेगा तो जाएंगे और नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे, उसके बाद में जाएंगे। तो आप भी अलायंस में हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप कि आपको किस तरह? वो भगवान राम जी का जो उद्घाटन का कार्यक्रम है मंदिर का, ये भाजपा का कार्यक्रम है और भाजपा के कार्यक्रम में भाजपा जिसको इनवाइट करेगी वो जाएगा। और भगवान राम का जब मंदिर पूर्ण तरह से स्थापित हो जाएगा तो भगवान राम सिर्फ भाजपा के थोड़े ही हैं, भगवान राम जितने हमारे हैं उतने ही मोदी जी के हैं, उतने ही भाजपा के हैं। तो वो हमारी आस्था और हमारे वो एक तरह से देवता हैं, वो हमारे आदर्श हैं। तो हमारी जब इच्छा करेगी हम जाएंगे, हमें कौन रोक सकता है और किसी विपक्ष के नेता को कौन रोक सकता है। तो ये जो कार्यक्रम है 22 तारीख का, वो पूर्णतः भाजपा द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है। तो भाजपा के कार्यक्रम में जाना न जाना ये कोई बड़ा इशू नहीं है और भाजपा जिसको बुलाएगी लोग जाएंगे। सर, अंतिम सवाल है, समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ रहेगा? मैं साथ हूँ और आगे भी रहूँगा, और हमारे से बड़ा लंबा साथी उनका कौन है। जब भी छोटी पार्टियों के गठबंधन का दौर अखिलेश यादव जी ने शुरू किया तो सबसे पहले हमारे दल से उनका गठबंधन हुआ और हम शुरुआत किए, हम उनके साथ खड़े हुए। और उस दौर में खड़े हुए जब समाजवादी पार्टी 2017 का चुनाव पूरी तरह से बुरी तरह से हारी थी और अगर हमें सत्ता में जाने का, सांसद विधायक बनने की बहुत जल्दबाजी रहती तो फिर मैं उस दौर में अखिलेश यादव जी के साथ क्यों खड़ा होता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता। हम सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से हमारे पार्टी का जो विज़न है, दर्शन है, सिद्धांत है, वो समाजवादियों से मिलता है। भाजपा में कहीं जनवाद और समाजवाद नहीं है, आरएसएस की सोच में कहीं जनवाद नहीं है। तो हम तो रहना चाहते हैं उनके साथ और आगे भी मिलकर के संघर्ष करना चाहते हैं। अब मैं तो मान के चलता हूँ कि जिस तरह से जो सम्मान उन्होंने पिछले दिनों में दिया है आगे भी देते रहेंगे और हम लोग उनके साथ चलते रहेंगे। जी संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह चौहान। इनका कहना है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव हम समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर लड़ेंगे और भाजपा को हर तरह से इस देश से हटाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश यादव, प्राइम। मथुरा से बड़ी खबर है। यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के पक्षकार दिनेश शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, दिनेश शर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर दिए गए अपने बयान में 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हमारे प्राचीन ग्रंथों के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जिस प्रकार गलत टिप्पणी की जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से
इसकी घोर निंदा की जाती है। हमारी सभी सनातनी हिंदू भाइयों से अपील है कि जो भी सनातनी हिंदू स्वामी प्रसाद मौर्य को गधे पर बैठाकर इसका काला मुंह करके नगर में घुमाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समाज की तरफ से 11 लाख रुपए इनाम की दी जाएगी। कोई भी सनातनी हिंदू शादी के 7 फेरे लेकर जिसके साथ जीने और मरने का वादा किया था और अग्नि को साक्षी मानकर कस्में खाई थी, उस पवित्र रिश्ते को कलयुगी पत्नी ने तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक दिन अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। लेकिन हमेशा की तरह गुनहगार कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फॉरेंसिक लैब से आई रिपोर्ट के आधार पर जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो गुनहगारों के मुंह से पर्दा उठ गया और वो सलाखों के पीछे। बता दें, मामला अम्बेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ 18 सितंबर 2022 को व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा अब पुलिस ने कर दिया है। रुक्मिणी देवी पत्नी स्वर्गीय इंद्रेश ने थाना इब्राहिमपुर पर अपने पति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना दी गई थी। पोस्टमार्टम में विश्रांत प्रिजर्व हुआ था, जिसे परीक्षण हेतु भेजा गया था। मृतक के भाई सुरेश पुत्र राजकुमार यादव ने न्यायालय के द्वारा अपने भाभी रुक्मिणी देवी और उनके आशिक प्रदीप यादव पे अपने भाई की हत्या की सूचना मुकदमा अपराध संख्या 201/23 दिनांक 8/10/8/23 को पंजीकृत कराया गया था। विश्राम रिपोर्ट में परीक्षण में विष पाया गया, जिस आधार पर कल दिनांक 28/12/23 को थानाध्यक्ष इब्राहिमपुर द्वारा अभियुक्ता रुक्मिणी देवी व उनके आशिक प्रदीप यादव को गिरफ्तार करके न्यायालय रवाना किया गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। जिस पत्नी ने शादी के 7 फेरे लिए और 7 जीने मरने की कसम खाई, वही पत्नी निकली पति की हत्यारन। मामला अम्बेडकर नगर के थाना इब्राहिमपुर का है, जहां 2022 में शादी हुई थी और उसी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हम आपको बताना चाहेंगे कि पति को जहर देकर उसके बाद फिर उसके शव को फांसी के फंदे में लटका दिया कि मामला खुल न पाए, आत्महत्या का रूप दिया गया। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की तो ये मामला अजीबोगरीब निकला। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से पत्नी ने इस घटना को छुपाने के लिए पूरी कोशिश की, वही उसके बाद पुलिस ने इस मामले को जब गंभीरता से लिया तो ये मामला कुछ और निकला। हालांकि पुलिस ने आरोपी महिला को जेल भेज दिया है। सैयद सबी अब्बास, प्राइम टीवी, अम्बेडकर नगर। खबर बलिया से, जहां डीएम कार्यालय के ठीक सामने उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब वहां 2 महिलाओं ने एक नेताजी को दौड़ा कर पीट दिया। नेताजी की पिटाई की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। वहीं महिलाओं ने नेताजी पर नौकरी के नाम पर लाखों रुपए ठगने का आरोप लगाया है। बता दें कि पीड़ित महिलाओं ने खरवार महासभा के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष पर ठगी का आरोप लगाते हुए उनकी जमकर पिटाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस नेताजी को पकड़कर कोतवाली ले आई है। सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए एटा के जवान केपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अलीगंज के नगला डांडी पहुंचेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। वहीं अखिलेश यादव के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम के लिए हम लोग एक हफ्ते से लगातार तैयारियां कर रहे हैं। और जैसा कि पीछे शहीद केपी सिंह यादव जी का शहीद स्थल बना हुआ है, सबसे पहले जहां पर हम खड़े हैं यहाँ ये हेलीपैड बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पीछे ये हेलीपैड है और उसके पीछे कार्यक्रम स्थल है और पीछे की तरफ शहीद स्थल है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल यहाँ पर कार्यक्रम है उनका और हम सब समाजवादी पार्टी के साथी और सारे सैनिक
प्रकोष्ठ के जनपद एटा फर्रुखाबाद के साथ में पूरे प्रदेश से सैनिक प्रकोष्ठ के हमारे जितने भी सम्मानित। खबर मुरादाबाद से, जहां बिलारी थाने की पुलिस ने फर्जी आधार बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से फर्जी एटीएम, आधार कार्ड, अवैध तमंचा और कैश भी बरामद किया है। कल मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं जो फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं और एटीएम में फ्रॉड करके पैसा निकाल लेते थे। ये लोग कल बिलारी में एक एटीएम पर आए थे। वहाँ पर ये इन्होंने मतलब जो व्यक्ति पैसा निकालने आते हैं उनके साथ ये फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड करते हुए ये रंगे हाथों पकड़े गए दोनों। इनसे जो पूछताछ में पता चला तो इन्होंने बताया कि ये एटीएम जो मशीन होती है जहाँ पे आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं वहाँ पे ये फेविक्विक लगा देते थे। फेविक्विक लगाने से वो जो एटीएम होता था वो उसमें फंस जाता था और फंस जाने पर जब वो फंस जाता तो निकल नहीं पाता था, तो ये वहीं आसपास खड़े रहते थे। तो ये वहाँ पहुँच जाते थे कि सर क्या हुआ, तो कहते मेरा एटीएम कार्ड फंस गया है। तो ये कहते थे कि सर हमारा भी अभी थोड़ी देर पहले फंसा था एटीएम कार्ड। तो हम बैंक मैनेजर के पास गए, वहाँ गार्ड के पास, और वहाँ से उनको बुला के लाए, तब एटीएम कार्ड निकला। अगली खबर गोरखपुर से, जहां नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम ने मुखबिर की सूचना पर करीब 3 लाख रुपए की प्रतिबंधित प्लास्टिक पिकअप समेत पकड़ ली। इस मौके पर प्रवर्तन दल टीम के प्रभारी दिनेश सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए हम लोगों को सूचना मिली थी पिकअप द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक की खेप शहर में लाई जा रही है और इसके बाद प्रतिबंधित प्लास्टिक से भरी पिकअप को पकड़ा गया है। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित पॉलीथीन का एक पिकअप हरवटपुर बाहर के रास्ते मंडी में आ रहा है। हमने अपने प्रवर्तन दल को इंस्ट्रक्ट किया और हम लोग, मैं और अपर नगर आयुक्त द्वितीय और समस्त प्रवर्तन दल वहाँ पर गए और उस गाड़ी को हम लोगों ने पकड़ा। उसमें तकरीबन 3 टन प्लास्टिक प्रतिबंधित पॉलीथीन था। गाड़ी का विवरण मैंने अभी आपको पहले बताया था, यूपी 53-1905। ड्राइवर का नाम है नौसाद अंसारी। ये मंडी में कोई आवेश, मोहम्मद आवेश हैं, उनका माल था, उनके लिए जा रहा था, जो कि ड्राइवर ने बताया। बस इतना हमको बताया उन्होंने कि मोहम्मद आवेश का सामान था और इसने संत कबीर नगर किसी गोडाउन से उठाया है। खबर राजधानी लखनऊ से, लखनऊ नगर निगम टीम ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया, जहां नगर निगम जोन 6 की टीम ने दुकानदारों के भारी विरोध के बीच काकोरी मोड़ और आगरा एक्सप्रेसवे के पास रोड के किनारे अवैध तरीके से लगी दुकानों से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान नगर निगम टीम के साथ स्थानीय पुलिस पूरे दलबल के साथ मौजूद रही। मैं बताना चाहूँगा भाई साहब, देखिए ये हमारा VIP रोड है और मेन रोड है। आगरा एक्सप्रेस वे हम यहाँ एंट्री करते हैं सीधे आगरा एक्सप्रेस पे। हम यहाँ से शुरू किए हैं, आगे से करते हुए चले आ रहे हैं और यहाँ आगरा एक्सप्रेस पे करेंगे। आगरा एक्सप्रेस से वापस जा करके मेन रोड होते हुए दुबग्गा चौराहे पे जाएंगे। दुबग्गा चौराहे से सीतापुर बाईपास रोड और IMB रोड तक जाएंगे। अगली खबर मथुरा से है, जहां सड़क किनारे खड़े 4 किशोरों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस घटना में 2 किशोरों की जान चली गई, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, थाना नौह झील के रहने वाले 4 किशोर पानी लेने के लिए जा रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन उन दोनों को रौंदता हुआ निकल गया। घटना के बाद राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन 2 लोगों को मृत घोषित कर वहीं 2 को घायलों का उपचार यहाँ पर चल रहा है। खबर मैनपुरी से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कस्बा नबीगंज में स्थित तरावा डेप टोल प्लाजा पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने की सूचना पर मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी भोगांव सुनील कुमार ने दोनों पक्षों से वार्ता कर धरने को खत्म करवाया। तो धरना प्रदर्शन यहाँ किया गया, जो यहाँ पर टोल प्लाजा है, ये यहाँ के कुछ कर्मचारी हमारे पदाधिकारियों और हमारे किसानों से बदतमीजी कर रहे थे। उसके संबंध में हम लोग आज वार्ता करने आए। आज यहाँ कोई ऐसा आंदोलन की रूपरेखा बनाकर नहीं आए थे, सिर्फ ये उन्हें हिदायत देने आए थे कि आप अपनी आदत में सुधार करिए और किसानों के उत्पीड़न को बंद कर दो, अन्यथा आपको संकट खड़ा हो सकता है।
और किसानों का उत्पीड़न और अपमान भारतीय किसान यूनियन कतई बर्दाश्त नहीं करती है। इस वजह से हम आज यहाँ आए थे। सीओ साहब भी मौजूदगी में सब किसानों की उपस्थिति में यहाँ के जो टोल प्रबंधक जी आए और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए सभी से क्षमा मांगी और जो भी हमारे पदाधिकारी से जो टोल वसूला गया था उसको वापस किया और आइंदा अग्रिम समय में कोई भी इस तरीका की गलती नहीं होगी। भानु प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्लाजा मैनेजर, तारवा देवाटोल प्लाजा मैनपुरी। मैं आपको इस चीज़ से अवगत कराना चाहूँगा कि परसों के दिन मैं खुद लाइन पे था। किसान यूनियन की कुछ मेरठ की बता रहे थे, कुछ मेरठ की गाड़ी थी, एक स्कॉर्पियो थी, एक डिजायर गाड़ी थी, जिसपे ना तो किसान यूनियन का कोई लोगो था न्यू और कोई नंबर प्लेट नहीं थी गाड़ी। कोई आई कार्ड वगैरह नहीं था उनके पास? नहीं, आई कार्ड उन्होंने दिखाया था, कोई अध्यक्ष थे उनसे उन्होंने अपना आई कार्ड शो किया, लेकिन कोई अगर बाहर का कोई इस तरीके का कोई आता है तो उस गाड़ी का मैसेज होता है हमारे पास, ना तो कोई हमारा इस प्लाजा को कोई मैसेज दिया कि इस गाड़ी को एग्जाम्पशन देना है। तो उनसे विद पेनल्टी, जब फास्टैग से हमारे यहाँ का अमाउंट जो कार का है वो 110 रुपये सिंगल डे, तो अगर कैश में पेमेंट होता है तो डबल है, इसका 2 गुना है। तो उसका 2 गाड़ियों का 440 रुपये बना, 500 रुपये उन्होंने दिए, तो 440 के हिसाब से अपना पेमेंट केस काट के, तो वो इतने ही खुद ही जल्दी में थे कि बिना पेमेंट स्लिप लिए ही चले गए। खबर मऊ से है, जहां साइबर क्राइम को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। पालिका कम्युनिटी हॉल में साइबर क्राइम को लेकर पुलिस अधीक्षक ने सेमिनार आयोजित किया। इस दौरान साइबर क्राइम को लेकर पुलिस कर्मियों को जागरूक किया गया। साइबर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था और यहाँ स्टूडेंट्स, पीपल फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हम सारे लोग यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 आवर्स की जो इंटरेक्शन प्रोग्राम हुई थी, वहाँ हमने जो भी मोडस ऑपरेंडीज है साइबर क्रिमिनल्स के, हम कैसे साइबर क्राइम से बच सकते हैं, इसके बारे में बहुत चर्चा की। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी डिजिटल वर्ल्ड पे उनके प्रेजेंस बहुत है, सो उन्होंने भी बहुत सारे प्रश्न भी पूछा। इसके लिए जो भी प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें डिजिटल वर्ल्ड के जो भी पेरिल्स है, जो भी डेंजर्स है, उसको समझाना है। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी मेजर क्राइम्स हैं उन सभी में कमी आ रही है, लेकिन साइबर क्राइम एक ऐसा एरिया है जहां पर अवेयरनेस की कमी की वजह से कई सारे लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शीघ्र ही जनपद के सभी जो प्रदेश के जनपद हैं उन सभी में साइबर थाने का उद्घाटन किया जाएगा। जनपद मऊ में भी उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उसी क्रम में आज डॉक्टर अनंत प्रभु को आज बुलाया गया था और उन्होंने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया था। आप भारत के बहुत अच्छे साइबर सेफ्टी एक्सपर्ट्स में से एक हैं। आपने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है जिसके 3 करोड़ से ऊपर डाउनलोड हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि cybersafegirl.com पर जाकर साइबर सेफ गर्ल को डाउनलोड भी करेंगे। उसी क्रम में आज एक साइबर सेफ्टी अवेयरनेस का प्रोग्राम जिसमें मीडिया के बंधु थे और जो हमारे व्यापार संगठन है, स्कूल के लोग हैं, स्कूली बच्चे थे और पुलिस के लोग हैं। तो यहाँ पर हमने देखा जिस तरह से मऊ में जिला चिकित्सालय में, जिला मुख्यालय में यहाँ पर व्यवस्था कराएगी। अगर खबर मऊ से यहाँ पर चुनाव का प्रबंधन भी बताया गया कड़ी सुरक्षा के बीच। इस दौरान जिलाधिकारी की निगरानी में नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण की गई। आपको बता दें कि हर साल जिला सहकारी समिति के चेयरमैन का चुनाव होता है, जिसको देखते हुए आज कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन किया गया। तिवारी नाम है, भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय मंत्री हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने जो जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन का पद होता है उसके लिए मुझे प्रत्याशी घोषित किया था। आज उसका निर्वाचन हुआ है और निर्विरोध निर्वाचित किए गए। क्या रहेगा उद्देश्य आपका? जी, उद्देश्य क्या रहेगा? एम आपका क्या रहेगा? उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, सहकारिता एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और सहकारिता में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी इसके केंद्रीय मंत्री हैं और उनका प्रयास है कि जो ग्रामीण सहकारिता का जो क्षेत्र है जिसमें सोसाइटियां हैं, बैंक्स है, वो निष्क्रिय हुई हैं, उसको सक्रिय करके किसानों की आमदनी को दुगना करना है। उसी दिशा में हमारे जनपद में भी 90 सहकारी समितियां हैं और उन समितियों को सक्रिय करके किसानों को उचित लाभ दिलाते हुए उनकी आमदनी को दुगना करने
तो अभी के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए